So hello everyone, welcome back to our channel. तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर इनिशिएटिव ऑफ डेली आंसर राइटिंग. सो द होल प्लान जिस तरीके से इस इनिशिएटिव को डिजाइन किया गया उसका एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दोबारा से देना चाहूंगा, खासकर उन सभी लोगों के लिए जो कि पहली बार इस सेशन को यहाँ पर देख रहे हैं. सो द आइडिया इज टू मेक श्योर कि आपकी जो मेंस 2026 की प्रिपरेशन है उसको होलिस्टिक तरीके से कवर किया जा सके, जिसमें पीवाईक्यूज प्लस जो प्रोबेबल थीम्स हैं उनके ऊपर हम काम कर सकें. राइट, तो बेस्ड अपॉन दैट आपको हर एक थीम बाय थीम ऑलरेडी पॉलिटी, आईआर, एथिक्स, हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स की मेजर थीम्स जो भी रहती हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, उनमें आपको कंटेंट दिया जा चुका है. कंटेंट किस तरीके से दिया गया है कि जहां पर आपको हर एक थीम में जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उन पीवाईक्यूज की कंपाइलेशन फ्रॉम 2013-14 से लेकर, राइट, एंड लेटर ऑन उसमें से क्या क्या प्रोबेबल सवाल बन सकते हैं इस साल, वो भी आपको एक क्वेश्चनर फॉर्मेट में वहां पर दिया गया है. आइडियाज टू मेक श्योर कि आप अपने एंड पे तो प्रैक्टिस करें ही, बट हम फिर इसी सेशन में बेसिकली उसी क्वेश्चनर में से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पिक करते हैं और उन्हें यहाँ पर डिस्कस करते हैं. ऑलराइट, तो चलिए आज की प्रोसेस को शुरू करते हैं. तो 10 मिनट का टाइम मिलेगा लिखने का, फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कैसे इसे आंसर किया जा सकता है. तो बेसिकली आज की जो हमारी थीम यहाँ पर रहने वाली है, इकोनॉमिक्स की GS3 की पहली थीम है प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. राइट, अब इसी के बेसिस पर कुछ सवाल हमारे लिए जरूरी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर आता है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जिसको समझना बहुत बहुत आवश्यक है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है रिसेंट टाइम्स में कि इंडिया को अपना प्रोडक्शन मेथड में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, ग्रोथ मेथड में कुछ चेंजेस लाने चाहिए. तो उसी में क्या कहते हैं दैट फॉर ग्रोथ टू बी सस्टेन्ड businesses must shift their orientation from extracting value to creating it. कमेंट करना है. तो जितना ही सिंपल ये सवाल देखने में लग रहा है, छोटा देखने में लग रहा है, उतना ही डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज इसकी जो डिमांड है उसको समझना उतना ही चैलेंजिंग यहां पर रहेगा. बट सिंपल सी बात अगर करें तो बिजनेसेस इस समय पर बहुत ज्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने में रहते हैं कि जहां पर चलो भाई थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन कर दी और उससे बात बन गई. पॉइंट क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू एक्सट्रैक्शन से वैल्यू क्रिएशन के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी. इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा आंसर डिजाइन किया जाएगा. तो प्रोसेस की शुरुआत करते हैं. आपको 10 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा. टाइम शुरू होता है अब. जस्ट मेक श्योर कि जो डिमांड है क्वेश्चन की उसको आप इजिली जस्टिफाई कर सकें, अच्छे से समझ सकें और उसके बेसिस पर अपना स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करें. सो ऑल द वेरी बेस्ट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अच्छे से अटेम्प्ट दीजिए.
ऑलराइट, तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा समझा जाए तो यहाँ पर जो फंडामेंटल चैलेंज इंडियन इकोनॉमी विटनेस कर रही है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू एक्सट्रैक्शन, उसके ऊपर डायरेक्टली सवाल बोला गया है। सवाल किस तरीके से, एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। फॉर ग्रोथ टू बी सस्टेन्ड, जो हम ग्रोथ अभी तक देखते आ रहे हैं उसे अगर सस्टेन रखना है तो बिजनेसेस को अब यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा अपना ओरिएंटेशन फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू टू क्रिएटिंग इट, कि जहां पर वो वैल्यू एक्सट्रैक्शन से टूवर्ड्स क्रिएटिंग वैल्यू की तरफ यहां पर शिफ्ट करें। अब इस केस में जब आपको अपना आंसर लिखना रहेगा तो जाहिर सी बात है यू विल हैव टू जस्टिफाई द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, है ना, उनके बिना शायद बात बनेगी भी नहीं। राइट, अब कीवर्ड्स के केस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी कीवर्ड्स यही है, इन्हीं के अराउंड आपका आंसर यहाँ पर स्ट्रक्चराइज किया जाएगा। आइए उसको समझते हैं किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। राइट, सो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस जहां पर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इन जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की गई है वैल्यू एक्सट्रैक्शन एंड वैल्यू क्रिएशन, उन दोनों को यहां पर हम एक तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट वैल्यू क्रिएशन का मतलब यहां पर क्या कहा जा रहा है, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आपका ओवरऑल साइज ऑफ द इकोनॉमी यहां पर ग्रो कर रहा है ना, वो कैसे कर पाएगा? जब आप नई इनोवेशन यहां पर करोगे, कि आप अपनी वैल्यू खुद से क्रिएट कर रहे हो, नई चीजें खुद से प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। इनोवेशन हो गया, प्रोडक्टिविटी गेन्स हो गए, कि जहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, राइट, प्रोडक्टिविटी गेन्स यहां पर हो गए। या अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स से कि आपकी नई गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर क्रिएट की जा रही हैं, सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू क्रिएट वैल्यू। ऑन द अदर हैंड जब हम वैल्यू एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली वी ट्राई टू व्हाट डू वी ट्राई टू डू इन वैल्यू एक्सट्रैक्शन? वैल्यू एक्सट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ बेसिकली आपका क्या है कि आप एक बहुत बड़ा स्लाइस है समझ लीजिए इकोनॉमी का या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसमें से आप थोड़ी बहुत वैल्यू अपनी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, रेंट सीकिंग के थ्रू, या बाहर से कोई चीज इंपोर्ट कर दी उसको महंगे दाम पे यहां पर लाके बेच दी, राइट, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर दी, रेगुलेटरी आर्बिट्राज कर दिया। मतलब आप उस पूरी एग्रीगेट आउटपुट में कोई नया वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, बस उस अपनी थोड़ी बहुत वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज वैल्यू एक्सट्रैक्शन, जिसको आप यहां पर बता दोगे। और उसी तरीके से आप यहां पर फोकस क्या करोगे कि भाई साहब, अब कि न्यूमरस इकोनॉमिस्ट यहां पर कह चुके हैं कि इंडिया को अपना अगर ग्रोथ ड्यूरेबल तरीके से विकसित भारत तक लेकर जाना है तो उस केस में जो अभी तक का सिस्टम चल रहा था वैल्यू एक्सट्रैक्शन का, वहां से हमें अब क्रिएशन की तरफ यहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू विल डेफिनेटली ट्राई टू जस्टिफाई योर पॉइंट, बट डायरेक्टली जंप करना भी बड़ा मुश्किल है ना। कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट तो देना ही पड़ेगा कि भाई कैसे यहां पर वैल्यू एक्सट्रैक्शन से हमें ग्रोथ नहीं मिल सकती। यू विल हैव टू मेंशन ना कि ये कैसे ये जो पर्टिकुलर लिंक है यहां पर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, राइट। अब उसी केस में आप यहां पर क्या कहोगे कि भैया कहीं ना कहीं जो वैल्यू एक्सट्रैक्शन के ऊपर प्राइमरी फोकस रहता है तो उसकी वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट देखने को मिलता है, कि सिर्फ और सिर्फ आप एक प्रोडक्ट में से थोड़ी बहुत वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, गुड्स और सर्विसेज की थोड़ी बहुत वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस कंसर्न की वजह से व्हाट डू वी फील कि एक लंबे समय तक आप वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाओगे, आप इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट यहां पर कर दोगे, एंड कहीं ना कहीं जो जेन्युइन प्रोडक्टिव कैपेसिटी रहेगी आप उसे यूज ही नहीं कर पाओगे। जो आपका ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश में मौजूद है आप उसको इफेक्टिवली यूज ही नहीं कर पाओगे। एंड व्हाट डू वी सी कि जो लोग एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत अपनी वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं, उन्हीं के पास मोस्ट ऑफ द वेल्थ भी कॉन्सेंट्रेट होती जाएगी, जो कि लॉन्गर रन में किसी भी तरीके से ये जस्टिफाइड नहीं है। अब उसी केस में वैल्यू क्रिएशन किस तरीके से यहां पर हेल्प करेगा, उसके आपको कुछ पॉइंट्स यहां पर मेंशन करने हैं। दैट हाउ योर वैल्यू क्रिएशन विल हेल्प इन द सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसको अब हम बॉडी पे लेके आ जाएंगे। दैट हाउ वैल्यू क्रिएशन विल हेल्प। राइट, तो पहला पॉइंट तो यही है कि सबसे जो क्रूशियल रहता है कि कहीं ना कहीं आपकी ये प्रमोट करेगा इनोवेशन को, है ना, कि नई चीजें इनोवेटिव तरीके से तैयार की जाएं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी फिर वहां पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। राइट, सेकंड पॉइंट आप यहां पर बता देंगे कि भाई साहब ये जो पूरा सिस्टम यहां पर तैयार किया जा रहा है वैल्यू क्रिएशन का, इसके चलते हम एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर पाएंगे। और उसको आप डायरेक्टली किस चीज से लिंक करोगे?
कि जहां पर ये हमारे बढ़ते हुए ह्यूमन रिसोर्स के लिए जरूरी भी है कि हमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है ना। जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड का पॉइंट है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स को अगर एसेट में कन्वर्ट करना है, विल हैव टू डू इट, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर दिस ह्यूमन रिसोर्स टू बिकम एन एसेट, इट विल डेफिनेटली टर्न इनटू अ लाइबिलिटी। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट। अब इस केस में आप ये बात भी बोल सकते हैं कि भैया ऑलरेडी इस तरीके की प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट भी कर रहे हैं हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के थ्रू जो इंडिया में यहाँ पर बन रहे हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्टली इसमें एग्जांपल आप एप्पल का दे दीजिए, है कि नहीं, कि उन्होंने भी अपना लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस कैसे मेंटेन किया, जो अपना कंटिन्यूड इनोवेशन रहा, वैल्यू क्रिएशन के ऊपर फोकस रहा, तो अपनी पोजीशन उन्होंने मार्केट में लंबे समय तक यहाँ पर मेंटेन करके भी रखी। एंड द पॉइंट इज कि यही तो आगे की इकोनॉमिक ग्रोथ का हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, इसी के बेसिस पर तो हम पूरी एक इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर ला पाएंगे, इसके बिना तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट। बट सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि कहीं ना कहीं आप इस वैल्यू क्रिएशन के चलते एक बेटर लेवल पर सोशल और एनवायरमेंटल वैल्यू भी क्रिएट कर पाओगे। क्रिएशन ऑफ और जनरेट सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज की, जहां पर आपकी जो ईएसजी ओरिएंटेड फर्म्स हैं, इफ दे आर फोकसिंग ऑन वैल्यू क्रिएशन, तो उनकी वैल्यू क्रिएशन में ये सोशल और एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। और उस पॉइंट को आप डेफिनेटली जब मेंशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट यहां पर इंप्रूव हो जाएंगे, है ना जी। ऑलराइट, उसके अलावा स्टेक होल्डर ट्रस्ट यहां पर स्ट्रेंथन होगा। देखो इसमें जो मेजर पॉइंट है ना, जो मेजर कंसर्न रहता है व्हेन इट कम्स टू लेट अस से एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएशन में, जो एक मेजर एग्जांपल रहता है वो रहता है एप्पल के केस में। जैसे इंडिया के केस में हमने देखा है कि हमने बहुत सारे स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब सरकार उन नंबर्स को वहां पर शोकेस करती है, तो ऑन द अदर साइड इकोनॉमिस्ट यहाँ पर क्या कहते हैं कि जनाब आपने यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स को बाहर से लाया है, सिर्फ उनको यहाँ पर जोड़ा है और आगे जाके बेच दिया है, आपका वैल्यू एक्सट्रैक्शन यहाँ पर चल रहा है, आप खुद से कोई नई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे। इसी वजह से जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इंडिया ने यहाँ पर लॉन्च की है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है ताकि हम इस प्रकार की एक इंडिजीनियस एंड होलिस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कर सकें, इंटीग्रेशन कर सकें, वैल्यू क्रिएशन यहाँ पर कर सकें। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू कोट दैट पर्टिकुलर एग्जांपल आल्सो इन दिस कंटेक्स्ट, कि जहां पर आपको वो चीज हेल्प कर सकती है आपका पॉइंट यहाँ पर प्रूव करने में, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां पर हम स्टेक होल्डर ट्रस्ट की अगर बात करें तो एथिकल बिजनेसेस की वजह से डेफिनेटली कस्टमर लॉयल्टी भी यहाँ पर बढ़ती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर बढ़ता है, आप नई वैल्यू क्रिएट करते हो तो, और क्राउडिंग इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। बट पॉइंट यहाँ पर यही रखना है कि कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएशन के ऊपर आपको फोकस होना ही होना चाहिए। हाउएवर एक्सेसिव शॉर्ट टर्म फाइनेंशियलाइजेशन, मोनोपोली पावर, रेंट सीकिंग कहीं ना कहीं वैल्यू एक्सट्रैक्शन को ही यहाँ पर प्रमोट करता रहेगा, तो आपको पहले उसे चेक करना पड़ेगा, तब जाके आप वैल्यू क्रिएशन के ऊपर भी यहाँ पर फोकस कर पाओगे। एंड इस केस में इंडिया के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं वैल्यू क्रिएशन में? स्टार्टअप स्कीम है, आप उसको मेंशन कर दीजिए, पीएलआई स्कीम है, कंपोनेंट्स वाली जो स्कीम है, कि these are the initiatives by the government of India which can definitely help in creating value in this sense, right। आपकी नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है, अब उनको पॉइंट्स को कोट कर दीजिए, राइट। और कह दीजिए लास्ट में कंक्लूजन में दैट इफ यू वांट टू हैव अ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, सो वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ बिजनेसेस जो कि अब वैल्यू क्रिएशन के ऊपर यहाँ पर फोकस करें। अब इस केस में आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दे सकते हो कि इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से इंडिया में चल रही है, दैट इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन वैल्यू क्रिएशन देन वैल्यू एक्सट्रैक्शन। तो एक आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया कंक्लूजन में भी अपना रखने के लिए, जिसके बेस पर आप पूरे क्वेश्चन के डिमांड को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप सभी को क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया कि कैसे ऐसे आंसर करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबा सवाल है बट समझने वाला है। कह रहे हैं कि डिस्कस द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑरेंज इकोनॉमी फॉर इंडिया, एनालाइज द स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स लिमिटिंग इट्स ग्रोथ,
सजेस्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क टू हार्नेस इट्स पोटेंशियल। ऑरेंज इकोनॉमी, चलो आपको हिंट के तौर पर जो क्रिएटिव इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, राइट? कि बताइए अब किस तरीके से, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क आप दीजिए ताकि इसके पोटेंशियल को हार्नेस किया जा सके। तो बेसिकली एंड टू एंड आपका पूरा ही कवर यहां पर कर दिया गया है इस क्वेश्चन में, कि जहां पर आपको डिटेल में ऑरेंज इकोनॉमी को डिस्कस करना है, राइट? तो चलो, इसमें तो आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं, इट इज वेरी इजी टू डू सो। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से शुरुआत कीजिए अपने इस क्वेश्चन की, डिस्कस करते हैं फिर। ऑल द बेस्ट।
ऑलराइट, तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो बेसिकली क्वेश्चन काफी क्लियर है, ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर आपके सामने है. तो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली मुद्दे के साथ कि कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर किया जा सकता है. तो बेसिकली अगर इस सवाल को थोड़ा अच्छे से और समझा जाए तो ऑरेंज इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में 2025 में भी वेव समिट हुई थी मुंबई में. उस समय पर बहुत ज्यादा चला था. तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि शायद अब इसके ऊपर सवाल पूछ लिया जाए. दैट इज व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दिस ओवर हियर, राइट. तो कैसे शुरुआत करेंगे आप इस क्वेश्चन की, कैसे आप अपने वर्ड्स में से लिख पाएंगे, ये डिस्कस करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम इंट्रोडक्शन के केस में बात करें तो जाहिर सी बात है आपको यहां पर ऑरेंज इकोनॉमी को डिफाइन करना रहेगा, है ना. ऑरेंज इकोनॉमी को आप बेसिकली यहां पर डिफाइन करोगे कि भाई इट कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्रीज जहां पर आपकी बेसिकली क्रिएटिविटी के थ्रू और कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू कोई वैल्यू क्रिएट की जा रही है. जैसे फिल्म्स हो गया, गेमिंग हो गया, लेट्स से एनिमेशन हो गया, पब्लिशिंग, डिजाइन, फैशन, कंटेंट क्रिएशन, ये सभी चीजें बेसिकली आपके इसमें यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे. डिजिटल कंटेंट भी आपका इसमें यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, राइट. अब बेसिकली जहां पर ऑरेंज इकोनॉमी केस में आप बात करें तो आपको थोड़ा सा तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बताना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से किस तरीके से ये डिफरेंट है. तो अब उस केस में आप क्या कहोगे कि जहां पर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं फिजिकल कैपिटल के ऊपर, राइट, राइट. बट वहीं ऑन द अदर हैंड जो ऑरेंज इकोनॉमी वो क्या करती है, वो आइडियाज को इकोनॉमिक एसेट्स में यहां पर कन्वर्ट करती है. एंड इसी वजह से जो इमर्जिंग नॉलेज इकोनॉमी है उसके लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल यहां पर प्ले करती है, राइट. यहाँ पर आपका डिजिटल कैपिटल यूज किया जाएगा एंड उसी तरीके से आपकी जो डिफरेंट आइडियाज उनको इकोनॉमिक एसेट्स में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है. अब आती है मुद्दे की बात, जो पहली डिमांड है सवाल की वो है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की. तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में व्हाट आर यू सपोज टू डू, यू आर सपोज टू मेंशन सर्टेन फैक्ट्स जो कि आपको हेल्प कर सकें अपना पॉइंट प्रूव करने में. सी आई अंडरस्टैंड द पॉइंट कि जब फैक्ट्स की बात इकोनॉमिक्स में रखी जाती है तो ये बहुत इजी रहता है कहना कि भैया फैक्ट्स के साथ अपना आंसर वहां पर आपको लिखना है. बट व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी ऑफ इट कि जब आपको एग्जाम हॉल में बैठ के वहां पर फैक्ट रिमेंबर करना हो तो उस समय पर डेफिनेटली एक मेजर कंसर्न, एक मेजर दिक्कत फेस की जाती है, राइट. बट चलो फिर भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत इसमें पॉइंट डालने के, राइट. तो पहली बात जो सिग्निफिकेंस के केस में आप यहां पर मेंशन करोगे कि अब आपका एक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का नया इंजन यहां पर क्रिएट हो रहा है. ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के केस में एक नया इंजन यहां पर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है. एंड मोर ओवर आप इसमें जो इंडिया का एवीजीसी और एक्सआर सिस्टम है उसके बारे में यहां पर बता सकते हैं कि इसका जो पूरा इकोसिस्टम में इमर्ज कर रहा है एज द ग्लोबल हब फॉर एनिमेशन, गेमिंग एंड विजुअल इफेक्ट्स, है ना, कि जहां पर आपके विजुअल इफेक्ट्स के लिए इसको यूज किया जा रहा है. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस पर्टिकुलर सेक्टर हैज बीन प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग आवर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस. है ना, कॉम्पिटिटिवनेस के केस में यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि भैया जो आपके ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं उसके बियॉन्ड क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स आपके यहाँ पर लो फिजिकल रिसोर्सेज लगते हैं और ज्यादा हाई लेट्स से वैल्यू एडिशन हम यहाँ पर क्रिएट कर पाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट फिकी ईवाई की रिपोर्ट के बेसिस पर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जो हमारा ये इंडिया का M&E इंडस्ट्री है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, इनके द्वारा यहां पर एक्सपोर्ट्स किए गए हैं ऑफ अराउंड 2.78 करोड़, सॉरी 2.78 लाख करोड़, इतने अमाउंट का, राइट, 2025 की रिपोर्ट के बेसिस पर, है ना जी. वाइल क्रिएटिव सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $11 बिलियन से भी अब यहाँ पर एक्सीड कर चुके हैं. तो आप ऐसे फैक्ट्स मतलब क्यूमुलेटिवली कितना हम एक्सपोर्ट यहाँ पर कर चुके हैं वो चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट इट वर्क्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल फॉर सॉफ्ट पावर, है कि नहीं. सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के केस में एक बहुत अहम टूल यहां पर प्ले करता है. किस तरीके से कि जो हमारी मूवीज हैं प्लस योगा है, राइट, इनको आप कोट कर सकते हो कि भैया हाँ जी
बॉलीवुड के थ्रू, योगा के थ्रू हम अपना एक जो इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस है वो ग्लोबली लेवल तक लेके जाते हैं। और इस केस में आप ये भी बता सकते हो कि भैया जो वेव्स की समिट यहाँ पर हुई थी 2025 की, उस 2025 की समिट में यही पॉइंट हाईलाइट किया गया कि जिस तरीके से साउथ कोरिया का भी तो अपना क्रिएटिव इकोनॉमी का बहुत बड़ा सेगमेंट है ना, जिसे हम हाल्यू के नाम से जानते हैं। तो वही कहा गया कि जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है तो इट इज गेटिंग एट द इक्विवेलेंट लेवल ऑफ साउथ कोरियाज हाल्यू, जो कि वहां की अपनी ऑरेंज इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं आपकी इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशल है ना, कि जहाँ पर आपके जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बनारसी सिल्क हो, पश्मीना हो, मधुबनी पेंटिंग्स हो, जीआई टैग के जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इन सभी के केस में अगर आप उनको प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली एक इंक्लूसिव लेवल की ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, राइट। बट नाउ यू विल टॉक अबाउट द मेजर चैलेंजेस जो कि ये सेक्टर यहाँ पर फेस कर रहा है। चैलेंजेस के केस में सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंज तो यहां पर यही है कि भाई जहां पर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमें वीक क्रिएशन देखने को मिलती है, कि कुछ हम बहुत यूनिक यहां पर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। मोर ओवर जब हमारा क्रिएटिव इकोनॉमी का सैटेलाइट अकाउंट भी नहीं रहेगा तो उसकी वजह से जो सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल जीडीपी में, हम उसे भी अच्छे तरीके से असेस नहीं कर पाएंगे। बट आईपी के केस में जो वीक वैल्यूएशन हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की देखने को मिलती है, वो कंसर्न भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है इस इंडस्ट्री के लिए। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस कैसे कि भैया कुछ चीजें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आ रही हैं, कुछ चीजें मिनिस्ट्री ऑफ लेट्स से साइंस एंड टेक के अंतर्गत वहां पर देखने को मिल रही हैं। तो इट इज अ वेरी फ्रेगमेंटेड थिंग कि जहां पर हॉलिस्टिकली कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक्सेसिव फोकस या एक्सक्लूसिव फोकस यहाँ पर नहीं दे रहा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल चैलेंजेस, कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर भी फेस करने पड़ते हैं इन सेक्टर्स को ग्रो करने के लिए। इतना इजीली बैंक सपोर्ट भी नहीं मिलता, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के अलावा आपकी वाइड स्प्रेड पायरेसी के कंसर्न है कि अगर आप कुछ नया अच्छा बना भी रहे हो तो भैया उसका जाली माल या उसकी पायरेटेड कॉपी मार्केट में बिकनी शुरू हो जाएगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ज़्यादा इनफॉर्मेलिटी देखने को मिलती है अमंग द आर्टिस्ट्स एंड क्रिएटर्स। कोई फॉर्मल सेटअप उनके पास अवेलेबल नहीं है, राइट। स्किल शॉर्टेजेस यहाँ पर पाई जाती हैं व्हेन इट कम्स टू सर्टेन सेगमेंट्स लाइक गेमिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, है ना, एआई इनेबल्ड कंटेंट क्रिएशन हो गया। ग्लोबल ब्रांडिंग बड़ी पुअर है, ग्लोबल ब्रांडिंग का बड़ा कंसर्न यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ऐसे इस तरीके से अपने पॉइंट्स यहाँ पर डेफिनेटली कोट डाउन कर सकते हो कि भाई ये चैलेंजेस हैं जो कि करंटली ये सेक्टर यहाँ पर फेस कर रहा है। नाउ व्हाट अबाउट द सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस भी उन्हीं चैलेंजेस के लिए यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, है ना। सॉल्यूशंस भी तो अब उसी चैलेंजेस के लिए तैयार किए जाएंगे ना। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर, अगर आपको ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना रहे चैलेंजेस के केस में भी, जैसे हम कह रहे हैं कि यार ग्लोबल ब्रांडिंग बड़ी पुअर है, तो ग्लोबल ब्रांडिंग बड़ी पुअर होने का एग्जांपल क्या है कि बनारसी सिल्क एक बहुत ही महंगा प्रोडक्ट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू साड़ीज, राइट। बट अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन जो कि, या एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ पर वहाँ के आर्टिसंस अपने लिए क्रिएट कर पा रहे हैं, तो बहुत ही कम है, बिकॉज उनके पास उतना अच्छा ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट नहीं है। वही उनको मिले तो भैया डेफिनेटली वो अच्छा काम भी वहां पर कर पाएंगे, राइट। सोल्यूशन के केस में डेफिनेटली आप इसको अपने डिवाइड कर दो कि इंस्टीट्यूशनल, आपको पूरा फ्रेमवर्क देना ना, तो इंस्टीट्यूशन में कर दो कि भैया सिंगल नोडल अथॉरिटी यहाँ पर होनी चाहिए क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिएटिव इकोनॉमी सैटेलाइट अकाउंट अलाइन होना चाहिए आपका यूएनसीटीएडी मेथोडोलॉजीज के हिसाब से, ताकि कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है नेशनल जीडीपी में उसको हम अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाएं। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना, उसको फाइनेंस की हेडिंग में डाल दो। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं कि जहां पर आपकी आईपी बैक्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैक्ड लैंडिंग की जा सकती है ना।
एंड डेडिकेटेड वेंचर फंड्स यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं, एक्सटेंड किया जा सकता है क्रेडिट गारंटी फंड्स, है ना, उनके जो प्रोग्राम्स हैं इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए भी, ताकि उनको भी उस प्रकार की कोलैटरल फ्री लोन्स में यहाँ पर प्रोवाइड किए जा सके। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर यहाँ पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो आप यहाँ पर रन कर रहे हो, उसमें भाई साहब कहीं ना कहीं आपको एडवांस लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। आप इस तरीके के एबीजीसी जो कंटेंट क्रिएटर की जो आपके रहते हैं, इनकी लैब्स अब क्रिएट कर दीजिए, है ना, सरकारी नहीं तो भैया थोड़ा एक ट्रिपल पी मेथोडोलॉजी के हिसाब से कर लीजिए, जहाँ पर सरकार और प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलकर यहाँ पर कर सकें, राइट। इंटीग्रेट कीजिए डिजाइन, डिजिटल मीडिया, क्रिएटिव कंटेंट, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप आपके एनईपी 2020 में, उस पॉलिसी में इसको इंक्लूड कीजिए, ताकि हाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पहले से यहाँ पर हो सके। मार्केट रीच यहाँ पर और स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। जो हमें ब्रांडिंग का चैलेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उस केस में आप कैसे कर सकते हो कि भैया आप कॉपीराइट कीजिए एनफोर्समेंट को, है ना, स्ट्रेंथन कीजिए उस चीज़ को। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे पास अपने कोई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं या ओवरऑल जो हमारा हॉलिस्टिक प्लेटफॉर्म ओएनडीसी का भी सरकार ने यहाँ पर रखा है, उसके ऊपर फोकस किया जाए, एक्सपोर्ट एग्रीमेंट्स में इन चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया जाए, एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं क्लस्टर्स जैसे बिल्ड किए जाएं, खासकर यूनिवर्सिटीज, अकेडमिया, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री सभी को लिंक करते हुए, तहाँ पर इस तरह की क्रिएटिव इकोनॉमी के ऊपर काम किया जा सके। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू प्रोवाइड दी सॉल्यूशंस फॉर इट अंडर दीज 4 ब्रॉड कैटेगरीज। और एक एक में अगर एक एक पॉइंट भी आपने लिख दिया ना अच्छे तरीके से, तो आपका बात कहीं ना कहीं वहां पर बन जाएगी, राइट। तो उसी केस में आप कहोगे कि भैया हमारे पास सिविलाइजेशनल हेरिटेज यहाँ पर इंडिया में पाया जाता है, एक रिच डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है, डिजिटल टैलेंट यहाँ पर पाया जाता है, और एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है। तो इन सभी चीज़ों को डेफिनेटली ऑरेंज इकोनॉमी का बेनिफिट मिल सकता है अगर ये सॉल्यूशंस के ऊपर यहाँ पर काम किया जा सके। एंड बाय ट्रीटिंग क्रिएटिविटी एज अ प्रोडक्टिव कैपिटल रेदर देन मेयरली जस्ट अ कल्चरल एक्सप्रेशन, शायद हम बहुत सारे अपने ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली ह्यूमन कैपिटल के तौर पर यूटिलाइज कर पाएंगे। ऑरेंज इकोनॉमी उस तरीके से इमर्ज कर पाएगी एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, ग्रोथ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है इवैल्यूएट द डिफिकल्टीज जो इंडिया का मिडिल क्लास यहाँ पर फेस कर रहे हैं सस्टेनिंग इट्स परचेजिंग पावर डिस्पाइट कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स अंडरलाइंग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। तो बेसिकली यहाँ पर जो मिडिल इनकम क्लास चैलेंजेस फेस कर रही हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है इन सस्टेनिंग देयर परचेजिंग पावर, और इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी, और उसके पीछे के क्या कारण है वो भी यहाँ पर हाईलाइट करने हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। आपका टाइम शुरू होता है अब, 10 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, देन वी विल डिस्कस दैट हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। द टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। तो बेसिकली सवाल एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत सारे ओपिनियंस भी क्रिएट होते हैं, राइट, कि एग्जैक्टली इंडिया की जो मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज हैं उनका क्या सिचुएशन करंटली चल रहा है, राइट। सो द क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू दैट कि जहां पर आपको डिफिकल्टीज को वैल्यूएट करना है कि विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनिंग इट्स प्राइस परचेजिंग पावर डिस्पाइट कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मतलब एक तरीके से पैराडॉक्सियल सिचुएशन यहां पर हाईलाइट की गई है कि जहां पर ग्रोथ तो है, कि देश की ग्रोथ तो हो रही है, बट वहीं मिडिल इनकम क्लास वालों के लिए एक कंसर्न भी चल रहा है कि जहां पर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे वो अपनी इनकम को बना के रखें, कैसे वो अपनी परचेजिंग पावर को सस्टेन रखें। तो दैट इज द पैराडॉक्स जिसको आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में यहां पर आंसर करना है। तो शुरुआत बेसिकली किस तरीके से होगी इस क्वेश्चन की, आइए डिस्कस करते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन, आप एग्जैक्टली इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी करंटली चल रही है, जिसमें आप रिसेंट ग्रोथ नंबर्स यहां पर डाल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात कीजिए कि 6 से 7% तक की हम ग्रोथ यहाँ पर देख पा रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो मिडिल इनकम क्लास है वो अपनी परचेजिंग पावर मेंटेन नहीं कर पा रहा है ना। तब उसकी वजह से आप क्या बोलोगे कि देयर इज अ वाइडनिंग गैप, देयर इज अ वाइडनिंग गैप बिटवीन दीज टू मेट्रिक्स की ग्रोथ एंड ग्रोथ इन रियल टर्म्स और रियल डिस्पोजेबल इनकम। उस हिसाब से आप अपना ये गैप यहां पर हाईलाइट करके बताओगे कि इट लीड्स टू अ के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी का मतलब यहां पर क्या रहेगा कि जहां हम ये देख पा रहे हैं कि भैया कुछ एक सेक्टर्स हैं, राइट, या कुछ एक पर्टिकुलर लोग हैं जिनकी डाउनफॉल के बाद ग्रोथ तो हो रही है पर बाकी अभी भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सभी की ग्रोथ एक बराबर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है एंड मोस्ट ऑफ द जो आपकी ग्रोथ का बेनिफिट है वो आपके कैपिटल ओनर्स को यहाँ पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, हाई इनकम ग्रुप्स को यहाँ पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है देन द मिडिल इनकम ग्रुप्स। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर आप मेंशन करोगे डिफिकल्टीज। अब डिफिकल्टीज के केस में आप सबसे पहले तो यही बताओगे कि भैया इरोजन ऑफ रियल परचेजिंग पावर। इरोजन ऑफ रियल परचेजिंग पावर की आपकी नॉमिनल जो सैलरी इंक्रीज होती है, राइट, इट फेल्स टू कीप अप विद द इन्फ्लेशन इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, जिसकी वजह से जो रियल डिस्पोजेबल इनकम है वो हमें कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो रियल डिस्पोजेबल इनकम है वो रिड्यूस होती हुई देखने को मिलती है ना। दैट इज द मेजर कंसर्न जो कि हम यहाँ पर समझ पाते हैं, राइट, कि हालांकि हेडलाइन इन्फ्लेशन आपकी फिर भी थोड़ी सी मॉडरेट हो चुकी है बट ओवरऑल जो आपका एक्सपेंडिचर है एक मिडिल इनकम क्लास फैमिली का प्राइवेट स्कूलिंग के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उनकी जो एक्चुअल में रियल लेवल पर जो उनका इनकम ग्रोथ है उसे वहां पर नहीं दर्शाती, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आप यहां पर बताओगे कि कहीं ना कहीं जो सप्रेशन है ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जो एक बढ़ता हुआ ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि लोग उतना डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर खर्चा नहीं कर पा रहे, कंप्रेशन या सप्रेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ हाउस होल्ड इनकम इज स्पेंट ऑन एसेंशियल एक्सपेंस, जैसे कि EMIs हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया या फूड हो गया, राइट, जिसकी वजह से बहुत ही कम पैसा बचता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के ऊपर और वो उस तरीके से पैसा खर्च कर ही नहीं पाते। और इस केस में कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि भैया जो FMCG की सेल्स में जो ग्रोथ तो आ रही है बट ग्रोथ रेट स्लो डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं एंट्री लेवल जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं उनके केस में भी हमें जो ग्रोथ रेट है सबड्यूड होती हुई देखने को मिल रही है, विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि भैया लोगों के पास अब उतना पैसा नहीं बचा है कि वो अपने इस प्रकार की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को यहाँ पर पूरा कर सकें, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट डिक्लाइनिंग कैपेसिटी टू सेव एंड बिल्ड एसेट्स, डिक्लाइनिंग कैपेसिटी टू बिल्ड एंड सेव एसेट्स की बेसिकली जहां पर एक मिडिल इनकम क्लास फैमिली के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर पॉइंट क्या रहता है कि यार वो अपना घर यहाँ पर बना सकें, अपने लिए एक एसेट क्रिएट कर सकें। बट व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ
कंसर्न्स जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो कंसर्न्स किस प्रकार के हैं कि जहाँ पर भैया हेल्थ कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, एजुकेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस वजह से हायर लिविंग कॉस्ट के कारण हाउस होल्ड सेविंग्स भी उतनी नहीं हो पा रही, एंड कहीं ना कहीं कंसर्न्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि जी हाँ, लोग अपनी वेल्थ को कॉम्बुलेट नहीं कर पा रहे, ना ही हाउसिंग के लिए, ना ही रिटायरमेंट के लिए, ना ही बच्चों की पढ़ाई के लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप एक मेजर पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो डिफिकल्टीज के केस में, विच इज द राइजिंग फाइनेंशियल वर्नेबिलिटी। Rising financial vulnerability. What does it mean? To that sustain consumption, households increasingly rely कर रहे हैं आपकी unsecured lending पे, पर्सनल लोन्स पर, जिसके नंबर्स भी पिछले कुछ सालों में अगर ऑब्जर्व किया जाए आरबीआई की रिपोर्ट्स के हिसाब से वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जिसके कारण कंजम्पशन के लिए उधार पर भरोसा, उधार पर डिपेंडेंसी यहां पर रखनी पड़ रही है, राइट। एंड मोर ओवर रिड्यूस्ड अपवर्ड मोबिलिटी, राइट, कि जहां पर आपकी अपवर्ड मोबिलिटी भी मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज की रिड्यूस होती हुई देखने को मिल रही है, क्यों मिडिल इनकम क्लास से हायर इनकम क्लास तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अब इसके पीछे के अगर हम स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में आप कैसे क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करोगे, क्विकली उसको भी यहां पर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के केस सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये है कि जो आपका वेज ग्रोथ जो है उतना खास नहीं है ना, वेज ग्रोथ लैगिंग प्रोडक्टिविटी। वेज ग्रोथ लैगिंग प्रोडक्टिविटी की जो आपके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं एंड प्रोडक्टिविटी हैव गॉन फास्टर देन वेजेस, है ना। एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो आपके कंसर्न्स हैं वो यही है कि भैया वेजेस में उतनी ग्रोथ आ नहीं रही। ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखोगे तो भैया इंक्रीमेंट 3 से 4% का हो रहा है, तो कैसे वो उस चीज़ को मीट कर पाएंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड कंसर्न इज विद रिस्पेक्ट टू द जॉबलेस ग्रोथ, कि जहां पर मिनिमल जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और उसकी वजह से ग्रोथ के नंबर्स वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में आपको मेजर जॉब्स देखने को मिल रही हैं, वाइल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में कम है। और इस केस में आप कहीं ना कहीं एआई का भी पॉइंट यहाँ पर डाल सकते हो, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हो कि भैया जो बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सेंटर्स रहते थे उन्हीं में ही हायरिंग मोर देन 70 to 80% का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन परसिस्टेंट, परसिस्टेंट कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन की रिपीटेड एपिसोड्स यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन के हमें देखने को मिले हैं, जिसमें हाउसिंग एजुकेशन के खर्चे भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंसर्न यहाँ पर रहता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एसेट प्राइस इन्फ्लेशन ऑल्सो, कि लोग घर अपना क्यों नहीं बना पा रहे हैं, बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो रियल एस्टेट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इन्फ्लेटेड है ना। बहुत सारा ब्लैक मनी इस चीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से एक्चुअल जो हमें रियलिटी देखने को मिलती है एसेट प्राइसेस के केस में, उसमें एक मेजर इंक्रीज इन द प्राइसेस देखने को मिलता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टॉक अबाउट द पब्लिक प्रोविजनिंग ऑफ मेरिट गुड्स, अगर जनता को बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज सरकारी तौर पर मिल जाए, बेहतर एजुकेशन फैसिलिटी सरकारी तौर पर मिल जाए, तो लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी यहाँ पर कम हो जाए, बट वो हो नहीं रहा, टैक्स जा रहा है, उसका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो आप सीधा सा पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से भी बता सकते हैं। एंड मोर ओवर चेंजिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट और चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट, चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से आपने कि ऑटोमेशन और एआई की वजह से भी मेजर कंसर्न यहाँ पर, तो आपने स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी यहाँ पर हाईलाइट कर दिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप कंक्लूजन में आप यही कहोगे कि भैया इट इज नॉट, इंडियाज ग्रोथ इज नॉट only concentrated or not only focused on increasing India's GDP, but it is more beyond that, कि जहां पर हम इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकें, सभी सेक्शंस की ग्रोथ यहां पर कर सकें, एंड जो के शेप्ड रिकवरी ट्रैजेक्टरी उसको हम वी शेप्ड रिकवरी में
कन्वर्ट कर सकते हैं। बट वो कैसे हो पाएगा, जब हमारे द्वारा क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, अपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी तरीके से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर पाएंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग, एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज उनको सरकारी एंड पे प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि भैया इन चीज़ों के ऊपर उनका कम से कम पैसा खर्च हो सके। एंड मोर ओवर पब्लिक सर्विसेज का स्ट्रॉन्गर होना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बिकॉज दैट इज द क्रूशियल पार्ट जहां पर लोग अपना टैक्स पेयर जो अपना पैसा दे रहा है वो उसकी रिटर्न वहां से ले सकता है। बट वही चीज अभी तक रेक्टिफाई नहीं हो पाई है, दैट्स अ वेरी वेरी बिग कंसर्न, है ना। एंड अगर वो चीज हम रेक्टिफाई कर पाएंगे तो लोगों की जो परचेजिंग पावर की कंसर्न है उनको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन यहाँ पर कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर वीकनिंग जो अभी तक चल रही है उसको वीकनिंग को हम डैम्पन कर पाएंगे, एंड रिवर्स ट्रेंड भी फिर यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना कंक्लूजन यहाँ पर मेंशन करते हुए अपना आंसर यहाँ पर कंक्लूड कर देंगे। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप सभी को इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, सभी चीजें समझ में आ गई हो। मिलते हैं अगले सेशन में, विल बी डिस्कसिंग मोर थीम्स अराउंड इकोनॉमिक्स एज वेल एज एग्रीकल्चर ऑल्सो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।